Good evening to all students. तो हम लोगों ने बातें करी हैं बहुत सारी, है ना। एंजाइना के बारे में बातें करी हैं, हम लोगों ने मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में बातें करी हैं, और हमारे हिसाब से सभी लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, और वो है ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आप लोग अक्सर सुनते रहते होंगे कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं, है ना, वगैरह वगैरह। तो लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हाइपरटेंशन क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, और कौन कौन सी दवाइयां हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो लंबा टॉपिक है, हम लोग करीब हफ्ते भर इसको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी दवाइयां हैं, 10 ग्रुप हैं हमारे पास दवाइयों के, और इसको हम लोग पैथोलॉजी में भी कवर करेंगे, ठीक है, और फार्माकोलॉजी में भी कवर करेंगे। तो आज बस एक जस्ट हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जिससे कि आप लोग बातों को समझ पाओ और आगे हम लोग स्टार्ट कर पाए। तो सबसे पहले नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, जल्दी से बताओ। तो अगर नॉर्मली हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। ठीक है, 120/80 होता है। अब हम अगर बोलते हैं कि किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा है, हाइपर टेंशन हो गया। हाइपर का मतलब ज्यादा, टेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर। तो कितने से ज्यादा ब्लड प्रेशर हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि हाइपर टेंशन हो गया। अगर 122 हो गया तो क्या हाइपर टेंशन हो गया, यस या नो? तो नॉर्मल है 120/80, लेकिन हम लोग हाइपर टेंशन कब बोलेंगे, कितने से ज्यादा हो जाए ब्लड प्रेशर। 130 पे बोलेंगे क्या, अगर 130 सिस्टोलिक हो जाए? ठीक है, तो ज्यादातर लोग सही बता रहे हैं, और ज्यादातर लोगों का कहना है कि 140/90 से ज्यादा हो जाए तो हम लोग बोलते हैं कि हाइपरटेंशन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग स्क्रीन भी शेयर करते हैं और फटाफट साथ में हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन की। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग देखें कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, हाइपरटेंशन हम लोग कब बोलते हैं, तो जब हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज्यादा हो जाए तो हम लोग बोलते हैं कि हाइपरटेंशन हो गया। ये हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि ब्लड प्रेशर में दो पार्ट होते हैं। जो पहला वाला ब्लड प्रेशर का पार्ट होता है उसको हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और जो दूसरा वाला पार्ट होता है उसको हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब क्या होता है, तो सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो दो ब्लड प्रेशर क्यों होते हैं, क्योंकि जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो बट नेचुरल है कि जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस समय प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड एकदम से यहाँ पे इजेक्ट होगा, और ये जैसे ही पूरी इसकी दीवारें
जैसे ये गुब्बारे की तरह है और ये पिचक जाती हैं, कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो एकदम से ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाता है और 120 पे पहुंच जाता है मैक्सिमम। इसके बाद सारा ब्लड हमारा निकल गया, फिर ये रिलैक्स होता है। तो जिस समय ये रिलैक्स होगा तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, है ना, और धीमे धीमे प्रेशर कम होने लगेगा, क्योंकि ब्लड अब निकल नहीं रहा है, ब्लड, है ना, ये वैसे वापस रिटर्निंग नहीं हो पाती है ब्लड प्रेशर की, है ना, क्योंकि प्रेशर की, क्योंकि वाल्व होते हैं तो ब्लड वापस हमारा वेंट्रिकल में नहीं आ पाता है ना। और चूंकि प्रेशर भी आपका क्रिएट नहीं हो रहा है, ये रिलैक्स होना शुरू हो गया, तो ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। तो डायस्टोल के समय हमारा प्रेशर 80 तक नीचे पहुंच जाता है। तब तक फिर से दोबारा कॉन्ट्रेक्शन की नौबत आ जाती है और फिर से ये पूरा ये कार्डियक साइकिल है, फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ाते हैं, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। तो हाइपरटेंशन हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन बोलते हैं अगर हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 या 140 से ज्यादा हो जाए, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा 90 या 90 से ज्यादा हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई है, और अब हमें मरीज को दवाई देनी पड़ेगी। ठीक है। अब दवाइयां अगर देखी जाए ब्लड प्रेशर की, तो बहुत सारी ब्लड प्रेशर दवाइयां हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 4 मेन फर्स्ट लाइन ड्रग हैं। तो 4 मेन फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और वो कौन सी 4 हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो आप लोग याद कर लो, ABCD। ठीक है। तो ए से हमारी कौन सी दवाइयां हैं? तो ए से हम लोग बोलते हैं ACE इनहिबिटर्स या ARB। ARB का मतलब होता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है। और ACE इनहिबिटर्स होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। तो हम लोग डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। बी से अगर हम लोग बात करें, तो बी से होता है बीटा ब्लॉकर्स। सी से अगर हम लोग बात करें, तो सी से होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। और अगर हम लोग डी से बात करें, तो डी से होता है डायूरेटिक्स। तो ब्लड प्रेशर की ये 4 इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जो हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। जिनमें से अगर हम लोग बात करें, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब मेनली हम लोगों को 2 पढ़नी है, एसी इनहिबिटर्स ARB एंड डायूरेटिक्स। ठीक है। और बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम लोग हाइपरटेंशन में कैसे यूज करते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये अभी हम लोग एंजाइना और MI में देखा था, लेकिन अब इनका रोल हाइपरटेंशन में क्या है वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे। राइट। तो पहले आज हम लोग ये ए वाला पढ़ने जा रहे हैं। और ए वाला में है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। अब ये क्या सिस्टम है, कौन सी दवाइयां हैं ये, तो ये हम लोग इसको पढ़ेंगे।
और इसको पढ़ने में आपको बता दें कि पहले आपको थोड़ी सी फिजियोलॉजी सीखनी पड़ेगी। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या होता है, क्या काम होता है, और ये आप लोग इंटरमीडिएट से पढ़ते चले आ रहे होंगे। तो हम लोग पहले तो फिजियोलॉजी पढ़ेंगे आज। तो फिजियोलॉजी ऑफ रास। अब ये रास क्या होता है, ठीक है, तो ये सबको पता ही होगा। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये हमारी बॉडी में है ना। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम पूरा एक है। और इसको हम लोग समझेंगे, ये आप लोग क्लास 12 में भी पढ़ा होगा। और अगर क्लास 12 में नहीं पढ़ा है तो भाई अब पढ़ लो। मैं यहाँ जानबूझ के क्लास 12 लिखे दे रहा हूँ, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर एमबीबीएस या आयुष में भी पढ़ा होगा। और अगर वहां नहीं पढ़ा तो क्लास 12 में भी पढ़ा होगा, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर, बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत डे टू डे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम है ना, ये हमारा क्यों होता है, इसकी क्या जरूरत पड़ गई है, ठीक है। तो एक्चुअली इसका जो मेन फंक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका मेन फंक्शंस क्या है? टू मेंटेन ब्लड प्रेशर। ये हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्योंकि आप देखो, ब्लड प्रेशर पे बहुत सारी चीजों का इफेक्ट पड़ता है। ब्लड वॉल्यूम कितना है, हार्ट की धड़कन कितनी है, कितनी फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब गर्मियों में अभी देखिए रमजान चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, दिन भर हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन है। और जब आप खूब पानी पी रहे हैं तब भी आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन है। तो आखिर ये ब्लड प्रेशर कैसे रेगुलेट हो रहा है, ये कौन रेगुलेट कर रहा है? तो इसके लिए ऊपर वाले ने, है ना, गॉड ने हमारी पूरी बॉडी में एक सिस्टम जनरेट कर रखा है ना। और इसको बोलते हैं रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। और इसी के साथ अगर आप देखो, है ना, तो ब्लड वॉल्यूम भी ये मेंटेन करता है। टू मेंटेन ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। क्योंकि अब हम दिन भर पानी नहीं पी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन। और अगर अभी हम 2-3 लीटर 4 लीटर पानी पी लें तो वो सब यूरिन में निकल जाएगा, तब भी ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। तो कितनी यूरिन बननी है, कितना ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रखना है, ये सब भी हमारा कौन काम करता है? यही सिस्टम काम करता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और भी चीज है, टू मेंटेन सोडियम प्लस एंड क्लोराइड कंसेंट्रेशन, ठीक है। और इसको जैसे आप लोग बोल सकते हो कि सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सॉल्ट। अब आप एक चीज और देखो, सॉल्ट, ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड। जैसे ब्लड प्रेशर में हम लोग क्या करते हैं? सॉल्ट शुड बी अवॉइडेड, या सॉल्ट इनटेक शुड बी डिक्रीज।
ज्यादा अगर सॉल्ट होगा तो ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा। इसी तरीके से, है ना, अगर आप देखो तो ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड वॉल्यूम। अगर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा होने का चांस होता है। ब्लड वॉल्यूम कम है तो ब्लड प्रेशर कम होने का चांस है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से, इसी तरीके से एक चीज आपको बता दें हम कि जहां पे सोडियम होता है वहां पे पानी होता है। ठीक है, मोर सोडियम मीन्स मोर वाटर। ये बात भी आप लोग अभी यहीं पे समझ लो, तो जिससे हमें बाद में ज्यादा ना समझाना पड़े। इसका क्या मतलब है? ऑस्मोसिस आप जानते हो ना, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में हम लोग क्या कहते हैं कि मान लो इधर आपका मोर सोडियम है, मतलब मोर कंसंट्रेटेड फ्लूइड है, मोर कंसंट्रेटेड फ्लूइड है। इधर लेस कंसंट्रेटेड है, इधर डाइल्यूट है। तो अब पानी का मूवमेंट किधर से किधर होगा? अगर हम इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो पानी का मूवमेंट 1 से 2 की तरफ होगा या 2 से 1 तरफ होगा? 1 to 2 और 2 to 1। तो ऑस्मोसिस आप सब लोगों को पता होगा। जल्दी से आप लोग चैट सेक्शन में लिखो। अगर हमारे पास दो फ्लूइड हैं, एक तरफ हमारा लेस कंसंट्रेटेड फ्लूइड है, एक तरफ हमारा मोर कंसंट्रेटेड फ्लूइड है। लेस कंसंट्रेटेड मतलब लेस सोडियम है ना, और इधर मोर सोडियम है। तो पानी का मूवमेंट किधर से किधर होगा? 1 to 2 होगा या 2 to 1 होगा? ये जल्दी से चैट सेक्शन में आप लोग बताओगे। तो भाई बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोग 1 to 2, 2 to 1, 1 to 2, 2 to 1, 1 to 2, 2 to 10। ठीक है, तो बहुत कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन सब लोग खत्म कर लो। हम्म? और क्या है कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जो वाटर का मूवमेंट है वो कैसे होगा? ठीक है, तो आप ये मान के चलो, जो ईश्वर है, भगवान है, अल्लाह है, उसने क्या करा है कि उसकी नजरों में सब बराबर है। लॉ ऑफ इक्वलिटी समझ लो आप। वो चाहता है कि सब लोग एक जैसे रहें, इक्वल रहें। तो यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वलिटी ऑस्मोसिस में क्या है कि हमारा वाटर विल मूव टिल concentration on both sides becomes equal। हमें दोनों तरफ इक्वल कंसंट्रेशन करनी है।
बराबर मिठास या बराबर नमकीन। यहाँ नमक की बात चल रही तो नमकीन हो गया। तो पानी हमारा तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि इधर और इधर दोनों तरफ सेम कंसंट्रेशन ना हो जाए। दोनों तरफ मामला बराबरी का ना हो जाए। तो अब आप फिर से बताओ कि 1 to 2 मूव करेगा पानी या 2 to 1 करेगा। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि दोनों तरफ की कंसंट्रेशन सेम करनी है। तो आपके हिसाब से वाटर किधर से किधर, क्योंकि सोडियम मूव नहीं करेगा, शुगर मॉलिक्यूल मूव नहीं करेंगे, पानी केवल मूव कर सकता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो अब सारे कंफ्यूजन सबको खत्म हो जाने चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सब लोग एक आंसर बताओ। तो अभी भी आप में से कई सारे लोग कंफ्यूज हैं और हमें नहीं समझ में आ रहा कि आप लोग क्यों कंफ्यूज हैं। और अगर आप ये नहीं बता सकते हो, कॉमन सेंस से नहीं बता सकते हो, तो फिर बहुत ही दिक्कत की बात है। तो एक बार मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग जो है सही बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो। तो सब लोग दोबारा से लिखेंगे अपने अपना जो भी है, क्योंकि इस चीज को अगर नहीं समझ पाओगे तो मेडिकल साइंस में कुछ नहीं समझ पाओगे। तो सब लोग दोबारा से लिखो। रिया, मुबाशिरा, आशीष, आदर्श, जस्मीन 1 to 2 सब लोग बता रहे हैं। शाइमीन ने 2 to 1 बताया है। श्वेता ने 2 to 1 बताया है। 2 to 1, 2 to 1। भाई कमाल के हो यार, तुम लोग सब लोग कमाल के हो। सारे लोग एकदम कमाल के हैं। ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम 1 to 2 और 2 to 1। आप ठंडे दिमाग से सोचना। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम।
रास। अब ये रास कैसे काम करता है, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। अगर किसी भी वजह से हमारी बॉडी में सोडियम या क्लोराइड का लॉस हो जाए, या ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, या ब्लड प्रेशर कम हो जाए, समझ रहे हो, किसी भी वजह से अगर इनमें से तीनों में से कोई भी एक चीज हो जाए, अगर हम एक महीने नमक ना खाएं, या हम पानी ना पिएं, या हमारा ब्लड प्रेशर किसी भी वजह से कम होने लगे, तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और कैसे एक्टिवेट होता है, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी एक चीज अगर होती है, तो इसकी वजह से हमारा रेनिन का सिक्रीशन हो जाता है, रेनिन। और ये रेनिन का सिक्रीशन कहाँ से होता है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये होता है जेजी सेल से, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, सिक्रेटेड फ्रॉम जेजी सेल्स, ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। अब ये रेनिन करेगा क्या, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये रेनिन हमारा क्या करता है, बॉडी में, हम लोगों की बॉडी में एक प्रोटीन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन। और ये रेनिन क्या करता है, जब सिक्रीट होता है तो एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 में। और एक स्टेप इसके बाद फिर आगे होता है, एंजियोटेंसिन 1 हमारा कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। ये जो कन्वर्जन है, इसके लिए भी एक एंजाइम चाहिए होता है। तो जैसे यहाँ पे रेनिन है, ऐसे ही नीचे हमारा एक एंजाइम चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE। इसका नाम ही है एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करने वाला। तो ये 1 को 2 में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। और ये एंजाइम हमारा मेनली वेस्कुलर एंडोथीलियम में होता है, वो भी लंग्स की, लंग्स वेस्कुलर एंडोथीलियम, ठीक है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 बनता है, इसके कई सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसके 3 काम की चर्चा करेंगे एंजियोटेंसिन 2 की। सबसे पहला है
वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अगर आपसे कोई पूछे कि एंजियोटेंसिन का नाम एंजियोटेंसिन क्यों है, तो एंजियो, एंजियो का मतलब हो गया ब्लड वेसल, और टेंसिन, टेंस करने वाला। ठीक है, ब्लड वेसल को टेंस करने वाला एंजियोटेंसिन। और अगर ब्लड वेसल्स हमारी टेंस हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, और अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो अभी हम लोगों ने एंजाइना में भी बातें करी थी और भी बातें करी हैं कई बार। तो अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर क्या होगा। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर क्या होगा। तो अगर हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो आप सबको पता है कि ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा। बढ़ने का यहाँ पे मतलब क्या है, क्योंकि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, जब ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी का कम हुआ था। बताया ना मैंने यहाँ पे, फॉल इन ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर कम हुआ, इसको मेंटेन करने के लिए रेनिन निकला। रेनिन ने क्या करा, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 हमारा कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन 2 में। और एंजियोटेंसिन 2 ने क्या करा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा के ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया। यहाँ पे बढ़ाने का मतलब है जो कम हुआ था उससे बढ़ने की वजह से वो नॉर्मल लेवल पे आ गया। दूसरा एंजियोटेंसिन का काम क्या है, सेकेंड, तो सेकंड इसका काम है कि ये क्या करता है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। और अगर सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होगा तो अब आपको ये पता चल गया इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। और अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। दूसरी बात देखो, ब्लड वॉल्यूम भी हमारा बढ़ गया, तो अगर ब्लड वॉल्यूम कम है तो वो भी हमारा मेंटेन हो गया। और तीसरा काम क्या है इसका, तीसरा काम है एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, एल्डोस्टेरोन हमारा एडिनल ग्लैंड से निकलता है। और एक्चुअली एल्डोस्टेरोन का काम भी है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। ठीक है, या बल्कि मैं अलग से लिख देता हूँ। एल्डोस्टेरोन के आप लोग दो काम याद रखो, इसलिए मैं अलग से लिखता हूँ। पहला तो यही है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। और दूसरा इसका काम है के प्लस एच प्लस एक्सक्रीशन। ये किडनी में पोटेशियम को निकालने में हेल्प करता है, और H प्लस
ठीक है। और सोडियम और वाटर रिटेंशन होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। ये चार्ट जो है आप लोग समझ रहे हो ना, इस थोड़ा अच्छा बना लेना, और इसको बना के आप लोग अपने रूम में चिपका देना। ठीक है, थोड़ा सिमेट्रिकल बनाना, मैं तो पढ़ाते समय उतना नहीं बन पाया है, तो थोड़ा सा और अच्छे से जब आप बनाओगे थोड़ा सिमेट्रिकल बन जाएगा। ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन के आपके दो काम हो गए, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन प्लस पोटेशियम एंड H प्लस एक्सक्रीशन। तो अब फिर से देख लो आप लोग, यहाँ पे क्या हुआ, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम हमारा क्यों एक्टिवेट हुआ था, to maintain the sodium and chloride, or to maintain the blood volume, or to maintain the blood pressure। इन तीनों में से कोई एक या कोई दो या कोई तीन गड़बड़ होंगी तो रेनिन हमारा निकलेगा। रेनिन से हमारा एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 से हमारा बन जाएगा एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 के तीन काम आप याद रखो, एक तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा है ना, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा कि एंजियोटेंसिन 2 हमारा सोडियम एंड वाटर रिटेंशन कराता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, और ब्लड वॉल्यूम की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तीसरा काम कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन होगा। एल्डोस्टेरोन हमारा खुद सोडियम एंड वाटर रिटेंशन कराता है, और अगर ये खुद सोडियम वाटर रिटेंशन कराएगा तो एल्डोस्टेरोन की वजह से भी ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली तीनों चीजें आपका है ना नॉर्मल हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर अगर कम था तो वो नॉर्मल हो जाएगा, सोडियम नॉर्मल हो जाएगा, एंड ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो है नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब आप देखो ये फार्माकोलॉजी में कैसे बदलेगा। तो फार्माकोलॉजी में बदलने का मतलब आप देखो, एक्चुअली जो एंजियोटेंसिन 2 हमारी बॉडी में है, ये सब वो काम कर रहा है जिससे कि ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो अगर हम इस एंजियोटेंसिन 2 जो हमारी बॉडी में बन रहा है नॉर्मली, अगर हम इसके प्रोडक्शन को कम कर दें तो ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ने का जो पूरा फिजियोलॉजी है ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्लॉक होने लगेगा, और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा एंजियोटेंसिन 2 नहीं बन पाएगा, और नीचे की जो मैकेनिज्म है ये हमारी कम हो जाएगी, और अल्टीमेटली हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर की एक दवा जो है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या होता है, ACEI। और ACEI क्या करता है, इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, इसीलिए इसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो समझ में आया आपको ये ब्लड प्रेशर की दवा कैसे काम करती है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है
कि अगर हम इस एंजियोटेंसिन के एक्शन को ब्लॉक कर दें, ठीक है, तो इसके एक्शन को हम लोग कैसे ब्लॉक करते हैं? तो एक तो ये ड्रग मैंने बता दिया आपको पहली, एसी इनहिबिटर। दूसरी यहां पे आ जाओ, यहां पे है ARB, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जो कि क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 2 के एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। उनके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो एंजियोटेंसिन 2 एक्ट नहीं कर पाएगा, और अगर एंजियोटेंसिन 2 एक्ट नहीं कर पाएगा तब भी हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। और आजकल एक और ड्रग भी आ गई है जिसको हम लोग बोलते हैं रेनिन इनहिबिटर्स। तो एक तीसरी ड्रग यहाँ भी है, ज्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन मैं बताए दे रहा हूँ, रेनिन इनहिबिटर्स। अगर हम लोग रेनिन को इनहिबिट कर देंगे तब भी हमारा क्या होगा, एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, तब भी सब चीजें हमारी कंट्रोल हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इस चार्ट को आप लोग समझ गए होंगे। एक बार आ जाओ आप लोग जल्दी से चैट सेक्शन में आ जाओ। तो ये बताओ आप लोगों को, ये रास रास समझ में आ गया? H क्या चीज है? H प्लस क्या है? H प्लस, तो H प्लस क्या है? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। और ये जो हाइड्रोजन आयन है, एक्चुअली इनका जब बॉडी में खाना डाइजेस्ट होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, तो हमारी बॉडी में हाइड्रोजन आयन बनते रहते हैं, और ये हाइड्रोजन आयन किडनी से निकलते जाते हैं। हम लोग इनको किडनी से निकालते रहते हैं, तो लगातार इनका बॉडी में प्रोडक्शन होता है और ये लगातार यूरिन में निकलते रहते हैं। इसीलिए अगर आप देखो तो हमारा यूरिन जो है कैसा होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है? तो हमारा यूरिन क्या है, एसिडिक होता है। तो इन्हीं हाइड्रोजन आयन की वजह से हमारा यूरिन स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, तो समझ में आया आप सब लोगों को? तो जल्दी से बताओ, ARB, ARB का फुल फॉर्म क्या है? तो ARB इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये किसके एक्शन को ब्लॉक करते हैं, एंजियोटेंसिन 1 या एंजियोटेंसिन 2? तो ये एंजियोटेंसिन 2 के एक्शन को ब्लॉक करते हैं।
ब्लड प्रेशर की बहुत इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं ये। आप में से कई लोगों को पता होगा, नाम सुना होगा। लोसार्टन, कैंडी सार्टन, टेल्मी सार्टन, वलसार्टन, है ना, ये सब आप लोगों ने सुना होगा। टेल्मा करके बहुत फेमस दवा है, टेल्मा। ड्रग देखो कहीं से भी पढ़ सकते हो, है ना। केडी त्रिपाठी की आपकी दो किताबें आती हैं, एक टेक्स्ट बुक आती है और एक आती है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो आप वहां से पढ़ सकते हो। या एक हमने आप लोगों को बताई थी, थोड़ी सी आसान है ना, शान भाग। तो खास तौर से मैं आप लोगों को तो शान भाग पढ़ने के लिए बोलता हूँ, है ना, क्योंकि वो थोड़ी सी आसान है, तो वहां से भी आप कर सकते हो। तो फार्माकोलॉजी की कोई भी किताब है ना, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। बाकी मैं पढ़ाई देता हूँ, है ना, फोटोग्राफ्स लगा देता हूँ, है ना, और ये जो है आप लोग देख लेते हो उसमें, तो वहां से नोट डाउन भी कर सकते हो। बुक से भी पढ़ने की आदत डाल सकते हो। ठीक है। तो ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में। लेकिन हमें अफसोस है कि आप लोग ऑस्मोसिस, आप में से बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए। तो थोड़ा सा भाई आप लोग ठंडे दिमाग से सोचना किधर से किधर पानी को जाना है, आपस में डिस्कस करना, है ना, और डिस्कस करने के बाद फिर कल हमें बताना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसलिए मैंने नहीं बताया कि अगर मैं बता दूंगा तो फिर आप लोग उसको डिस्कस नहीं करोगे। तो पहले आपस में पूछो कौन सही है कौन गलत है, क्या होना चाहिए, है ना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था और आप कितना समझ पा रहे हो। तो आपस में डिस्कस करोगे तो वो चीजें आपको कुछ दिनों तक याद रहेंगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसका आंसर नहीं बताया। तो आप लोग उसको डिस्कस करके फिर बताना। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, एनी क्वेश्चन, वरना फिर कल हम लोग बात करेंगे। माइक ऑन करके या चैट पे, एनी क्वेश्चन। तो ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।